एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्मी दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 12। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने नज़रें उसकी आंखों में जमा दी। अपने आप पर काबू पाने के लिए मुझे खासी जद्दोजहद करनी पड़ी। मैंने उसकी आंखों में नज़रें जमा कर अपने दिल में कहा, ऐसे नहीं होगा, तुम गुनाह नहीं करोगी, हमारी मोहब्बत पाक है। आज मुझे वो लम्हे बड़ी अच्छी तरह याद हैं। आज भी मुझे यकीन नहीं आता कि परी जैसी उस हसीन औरत का रद्द अमल ये था कि उसके हाथ जिन्होंने मेरे चेहरे को थाम रखा था नीचे हुए और उसकी अपने रानों पर गिर पड़े। उसका चेहरा जो मेरी तरफ बढ़ रहा था पीछे हटने लगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट तो पहले की तरह रही, लेकिन मुस्कुराहट का तासुर बदल गया। तुम मुझसे क्यों भाग रहे थे? उसने पूछा। क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? उसका लबो लहजा अब वो नहीं रहा था जो मैंने पहले देखा था। उस लहजे में अब गुनाह की दावत नहीं थी, वो इश्ताल भी नहीं था, बल्कि अब उसमें कुछ अपनायत सी थी जो अक्सर चाहने वालों में होती है। मैंने उसकी आंखों में अपनी नज़रें ना हटाईं। ख्वाजा साहब ने ठीक कहा था कि वो मेरी नज़रों से बचने की कोशिश करेगी। उसने ऐसी कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी नज़रों को इधर उधर ना किया। मुझे यहाँ आने की इजाज़त नहीं। मैंने कहा कि आपने कोई इंतज़ाम कर रखा है? तुमने फिर मुझे आप कहा। उसने हम जोलियों के लहजे में कहा, ये दीवार तोड़ दो। चलो ऐसे ही सही, मैंने कहा, लेकिन मैं ये नहीं भूलूंगा कि तुम मुझसे बड़ी हो। इसके अलावा यहाँ मेरी जो हैसियत है मैं उसे भी नहीं भूलना चाहता। ये सब कुछ जहन से निकाल दो। उसने एक बार फिर मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में ले लिया। उसका चेहरा बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आया। उसके होंठों ने मेरे सर को चूमा और पीछे हट गई। अब उसका अंदाज बिल्कुल ही बदला हुआ था। सर को माँ चूमा करती है या बहन, लेकिन मैं ये एतराफ़ करने से झिझकूंगा नहीं कि मैं सरतापा लर्ज़ गया था। एक कमज़ोरी मेरे अंदर से उठ आई थी। मैंने तो यहाँ तक महसूस किया कि मेरी कोई ताकत उस औरत की दिलकशी के आगे मज़ाहमत नहीं कर सकेगी। ख्वाजा साहब ने जो तरीका मुझे बताया था वो उस पर गलबा हासिल करने के लिए था, वो तो मैंने कर लिया, लेकिन अपने आप पर गलबा हासिल करना भी मेरे लिए ज़रूरी और किसी हद तक मुश्किल भी हो गया था। तुम क्या कह रहे थे? उसने पूछा और ख़ुद ही जवाब दिया। हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि यहाँ तुम्हें आने की इजाज़त नहीं? मैं नवाब साहब के कानून को बदल नहीं सकती। मैंने ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया कि हम पकड़े जाएंगे तो माफ़ी मिल जाएगी। मैंने इतना किया है कि यहाँ जो पकड़ने वाले हैं उनके मुंह बंद कर रखे हैं। रुपए में बड़ी ताकत है सिकंदर, तुम फिक्र ना करो। पकड़े गए तो सारी सज़ा मैं अपने सर ले लूँगी। अब यहाँ आने से या मुझे मिलने से इनकार तो नहीं करोगे? नहीं, मैंने कहा, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। उसके बाद गुलशन आरा का रवैया बिल्कुल ही वैसा हो गया जैसे मीना का हुआ करता था। मीना तस्वर ही थी, लेकिन मैं उसकी मसाल एक पाकीज़ा मोहब्बत की मसाल समझ कर दे रहा हूँ। गुलशन आरा की बेताबी और वराफ्तगी पाक मोहब्बत करने वाली उस लड़की जैसी थी जिसे चाहने वाले से नोच कर किसी और के हवाले किया जा रहा हो। वो शायद रात भर मुझे अपने कमरे से निकलने ना देती, लेकिन मैं वहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। उसकी एक वजह तो ये थी कि पकड़ा जाऊंगा, और दूसरी वजह ये कि मैंने अपने ऊपर जो गलबा हासिल किया था वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। मेरे लिए उस कमरे से भाग जाना ज़रूरी हो गया था। गुलशन, मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब मुझे जाना चाहिए। काश यहाँ मेरा हुक्म चलता। उसने आह भर कर कहा, तुम चले ही जाना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई, फिर मैं उठा और उसने अपना एक बाजू मेरी कमर में डाल लिया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गई। उसने मेरा सर अपने सीने से लगाया और मुझे छोड़ दिया। उसने अपने हाथ से दरवाज़ा खोला। मैं फजी के साथ एक बार फिर बाग के उस गोशे तक पहुंचा जहां से फजी मुझे लाई थी।
मुझे भूल तो नहीं जाओगे? फजी ने भिखारियों के लहजे में कहा। नहीं फजी, मैंने जवाब दिया और वहाँ से चल पड़ा। मेरी जहनी हालत सही नहीं थी। ऐसा तजर्बा मुझे पहली बार हुआ था। मैं ख्वाजा साहब के कमरे में गया, वो मेरे इंतज़ार में थे। ख्वाजा साहब, मैंने उन्हें कहा, आपका तरीका पूरी तरह कामयाब रहा। मैंने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो मेरे और गुलशन आरा के दरमियान हुआ था। क्या अब जान गए हो कि वो ताकत क्या है जिसकी मैंने तुमसे निशानदही की थी? ख्वाजा साहब ने पूछा। हाँ ख्वाजा साहब, मैंने जवाब दिया, मैं जान गया हूँ। दूसरे दिन ख्वाजा साहब ने रक्स करने वाले तमाम लड़कों को बुलाकर रक्स की मशक कराई। गाना और रक्स ऐसे फ़न हैं जिनके लिए मशक बड़ी ज़रूरी होती है। ख्वाजा साहब मशक कराने में बड़े सख्त थे। 1.5-2 घंटे की मशक के बाद उन्होंने हमें छुट्टी दी। लड़के भागते दौड़ते चले गए और ख्वाजा साहब ने मुझे अपने पास रोक लिया। मुझे अपने कमरे में ले गए और उनके कहने पर उनका नौकर दूध का एक गिलास ले आया। ख्वाजा साहब, मैंने उनसे पूछा, आप कब से यहाँ हैं? ज़माना गुजर गया है बेटे, उन्होंने जवाब दिया। मुझे आपकी एक बात पर यकीन नहीं आता, मैंने कहा। आप कहते हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ा आलम और फ़लसफ़ी मानता हूँ। रक़स की बजाय मुझे इसी इल्म में डाल दें जो खुदा ने आपको अता किया है। तुम्हारा शक गलत है सिकंदर, उन्होंने कहा। मैंने कहा कि ज़माना गुजर गया है, मैंने उसी ज़माने से इल्म हासिल किया है। वो इस तरह कि मैंने ज़माने को यूं ही गुजर जाने नहीं दिया, उसके एक एक लम्हे को देखा और परखा है। मौसीकी आपका ख़ानदानी पेशा होगा? नहीं बेटा, उन्होंने जवाब दिया। मौसीकी मेरी रूह की ग़िज़ा है, ये मेरा ख़ानदानी पेशा नहीं। ये तो मुझे वैसे ही पता चल गया था कि मुझ में ये फ़न भी छुपा हुआ है। ऐसे ही जैसे मैं तुम्हारी ज़ात में कोई फ़न या खूबी देख रहा हूँ। मैं कई रास्तों पर चला हूँ, मंजिल नहीं मिली। जिस रास्ते पर गया कुछ दूर जाकर भटका और भटक भटक कर लौट आया। मैं तुम्हारी उम्र में घर से निकला था, शायद 1-आधा साल उम्र ज़्यादा हो। तुमने तो तसव्वुरों में मोहब्बत की है, मैं एक हकीकी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। मैं गरीब बाप का बेटा था सिकंदर, और लड़की भी गरीबों की थी। अपनी और उस लड़की की गरीबी से मेरा मतलब ये है कि हम नवाब या जागीरदार नहीं थे। मेरा बाप मर चुका था, माँ ही माँ थी। कुछ ज़मीन थी जो हमें काफ़ी दिन दाने दिया करती थी। बाप ने स्कूल भेजकर कुछ पढ़ा भी दिया था। माँ ने ना जाने मेरे लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन मैं मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया। मैंने माँ से कहा कि मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। माँ ने मेरे लिए एक और लड़की देख रखी थी। मैंने उसे अपनी पसंद बताई तो माँ उसी रोज़ उस लड़की की माँ से मिली और बात पक्की कर आई। फिर ये बात मशहूर हो गई, गांव में सबको पता चल गया और यहीं से मेरी मुसीबत का आगाज़ हुआ। उस गांव में एक बहुत बड़ा ज़मींदार था। गांव पर उसी की हुकूमत थी। उस वक़्त उसकी उम्र मेरे बाप जितनी थी। एक रोज़ उसने मेरी माँ को अपने घर बुलाया। माँ वापस आई तो उसने मुझे बताया कि उस लड़की का रिश्ता मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़मींदार उसके साथ शादी करेगा। मुझे तैश आई और मैं गांव में हर किसी से जो मुंह में आया कहने लगा। ये बातें ज़मींदार तक पहुंची। उसने मुझे अपने घर बुलाकर अपने नौकरों से पिटवाया। मेरे मुंह में जो आया मैंने कह डाला, लेकिन खुदा ने लाठी उसके हाथ में दे रखी थी, इसलिए गांव की सारी भैंसें उसी की थीं। मैं हड्डियां तोड़वा कर वहाँ से निकल आया। 3-4 रोज़ बाद ज़मींदार ने उस लड़की से शादी कर ली। मैंने क्या किया ना सोचा। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि उस ज़मींदार को कत्ल करके लड़की को साथ लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा। मैं तो पागल हो चुका था। तीसरे रोज़ एक औरत ने मुझे उस लड़की का पैगाम दिया। लड़की ने कहा था कि ज़मींदार मेरे जिस्म का मालिक बन गया है, लेकिन मैं उससे ये जिस्म छीन लूँगी और गांव के लोग उस जिस्म को मट्टी में दफन कर देंगे। लड़की ने यह भी कहला भेजा था कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकी, देख लेना मैं किसी और की होकर नहीं रहूँगी। तुम जिंदा रहने की कोशिश करना, अपनी माँ का दिल ना दुखाना। अगले ही रोज़ गांव में यह खबर फैल गई कि ज़मींदार की नई दुल्हन ने जहर पी लिया है और वो मर गई है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरी हालत क्या होती। अगर मेरी माँ भी मर चुकी होती और मैं अकेला होता तो सारे गांव के सामने उस ज़मींदार को कत्ल कर देता। मैं पागलपन में ये कहता फिरा
کہ ज़िम्मेदार ने लड़की को खुद जहर दिया है, क्योंकि लड़की उसे कबूल नहीं कर रही थी। मेरा ये इल्ज़ाम भी ज़िम्मेदार तक पहुंचा। लड़की को अभी दफन नहीं किया गया था कि शाम के वक़्त पुलिस आ गई। गांव के लोग कहते थे कि लड़की ने खुदकुशी की है, तो पुलिस क्यों आई है? उसकी वजह उस वक़्त मालूम हुई जब पुलिस का एक सिपाही मुझे पकड़कर वहां ले गया जहां थानेदार बैठा हुआ था। थानेदार ने मुझे कहा कि मैंने उस लड़की को जहर दिया है। मुझ पर ज़िम्मेदार ने इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने लड़की को जहर दिया है, क्योंकि मैं पहले में उस लड़की के साथ शादी करना चाहता था। ज़िम्मेदार ने पुलिस को यह भी कहा था कि मैं उसे भी जहर देना चाहता था। मैं कम उम्र था, कोई तजर्बा ना था। मैं समझा कि पुलिस मुझे गिरफ़्तार करके ले जाएगी और फांसी चढ़ा देगी। मैंने थानेदार की एक ही बात सुनी तो मैंने वहीं से एक जिस्त लगाई और भाग खड़ा हुआ। मेरा जिस्म फुर्तीला था। शाम खासी गहरी हो चुकी थी। जिस्म की फुर्ती, फांसी के खौफ और तारीकी ने मेरी बहुत मदद की। मैं किसी के हाथ ना आया और गायब हो गया। मैं ये बात बहुत मुख्तसर सुना रहा हूँ। अगर एक एक कदम और एक एक मिनट की तफसील सुनाऊँ तो कई दिनों में भी मेरी कहानी ख़त्म ना हो। ये समझ लो कि मैं भागता रहा और फिर महीने और साल गुजरते रहे। मैं भागता ही रहा। मेरा ज़्यादातर सफ़र अपने पाँव पर तय हुआ। उस वक़्त सवारी का कोई ऐसा ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था जितना आजकल है। मैं मुल्क के दूसरे सिरे में जा निकला। उस सफ़र के दौरान बहुत लोग मिले, अच्छे भी बुरे भी, बहुत अच्छे और बहुत बुरे भी। मैं पनाहें ढूंढता फिरा। लोग जो कुछ कहते थे मैं ध्यान से सुनता और जो हरकतें करते वो मैं बड़े गौर से देखता। मैंने हर मज़हब के लोगों को देखा। लोगों के मज़हब मुख्तलिफ थे, लेकिन फितरत सब लोगों की एक जैसी। मैं चूँकि मुसलमान था इसलिए मैंने एक मस्जिद में जाह पना ली। चूँकि ये मस्जिद थी, खाना खुदा था और इमाम मजहबी पेशवा था, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया कि मैं मफरूर हूँ। मुजरिम होना और बात है और मफरूर होना बिल्कुल ही और बात। पुलिस की हिरासत से भागना भी एक जुर्म है। उस इमाम ने कहा कि वह मुझे अपने पास रख लेगा और मैं उसकी और उसके घर की खिदमत गुजारी करूँगा। उसके साथ ही उस इमाम ने मुझे डराया कि मैंने अपने फ़राइज़ में कोताही की तो मैं ये याद रखूँ कि मैं मफरूर मुल्ज़म हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं खाना खुदा में इसलिए आया हूँ कि मुझे मज़हब की पनाह और रहनुमाई मिल जाए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, ना मैं किसी का मुल्ज़म था। मैंने उस इमाम की मदद से मज़हब में डूब जाने की कोशिश की, लेकिन इमाम अपनी खिदमत के लिए मुझे इस तरह इस्तेमाल कर रहा था जिस तरह उसे माले गनीमत में एक ग़ुलाम मिल गया हो। मज़हब की पनाह तो यूँ समझो खुदा की पनाह होती है। मैंने कहा, नहीं बेटा, ख्वाजा साहब ने कहा, मज़हब कुछ और चीज़ है और अक्सर मजहबी पेशवा बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं। मैंने यही खराबी उस मस्जिद के इमाम में देखी। मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ 6-7 महीने गुजारे और वो शहर छोड़कर निकल खड़ा हुआ। मैंने कई घरों में नौकरी की, लेकिन सब मुझे मस्जिद के इमाम की तरह नौकर और अपना ग़ुलाम ही समझते रहे। मुझे ना कहीं प्यार मिला ना सुकून। इस तरह भटकने और मारे मारे फिरने के बाद एक रोज़ मैं एक और दरवाजे पर जा गिरा। एक बूढ़ा बाहर निकला जिसकी उम्र इतनी ही थी जितनी आज मेरी है। मैं उसके आगे बहुत रोया। वो एक मुसलमान मौसीकार था। मैंने सबसे पहले तो उससे कुछ खाने को मांगा। मैं 2 दिनों के फाके में था। उसने मुझे खाना खिलाया और कहने लगा, मेरी आवाज़ में उसे लूट सी नज़र आती है। मैंने उसे बताया कि गांव में कभी कभी मैं गाया करता था। खाने के बाद उसके कहने पर मैंने उसे 1-2 शेर गा कर सुनाए तो उसने मुझे कहा कि मेरे अंदर एक ख़जाना छुपा हुआ है और मैं दर दर ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। मुख्तसर ये कि उसने मुझे अपने पास रख लिया। खुदा ने उसके दिल में मेरा प्यार और मेरी हमदर्दी पैदा कर दी थी, वरना उसका ये आलम था कि गाने बजाने के शौकीन उसकी शागिर्दी में बैठने के लिए उसकी मिन्नतें करते थे और वो उन्हें कबूल नहीं करता था। वो मौसीकी का बहुत बड़ा उस्ताद था। उसने मुझे अपने घर में रख लिया और अपनी शागिर्दी में बिठा लिया। मुझे आज तक मालूम नहीं कि मेरी माँ कब तक ज़िंदा रही और कब मर गई। मैं उधर कभी नहीं गया। मेरे उस्ताद ने ठीक कहा था कि मेरे अंदर ख़जाना छुपा हुआ है। उसकी रहनुमाई से यह ख़जाना बाहर आने लगा। वो मुझे बाकायदा रियाज़ कराता था। उसने मुझे राग रागनियाँ भी सिखा दी। मेरी शादी भी उसी ने कराई।
फिर मौसीकी मेरा ज़रिया मुआश भी बनी और मेरी रूह की ग़िज़ा भी। खुदा ने मुझको एक बेटा दिया और मैंने उसका नाम मुमताज़ अहमद रखा। मैं रक़्स और नगमों में ऐसा डूब चुका जैसे पता ही ना चला हो कि 20 बरस गुजर गए हैं। मेरा उस्ताद मर चुका था, अब मैं उसकी गद्दी पर बैठा था। मेरा बेटा 18-19 बरस का हो चुका था। उसने वही गलती की जो मैं कर बैठा था। वो एक ऐसी लड़की के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा बैठा जिस पर एक जागीरदार की नज़र थी। क्या आपका बेटा भी गाने बजाने में दिलचस्पी रखता था? मैंने पूछा। नहीं, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, वो इस फ़न की तरफ ना आया। उसकी दिलचस्पियाँ कुछ और थीं। वो पहलवानी करता था, कबड्डी खेलता और घूमता फिरता रहता था। उसकी यारी दोस्ती अच्छी किस्म के लोगों के साथ नहीं थी। वो बदनाम किस्म का बदमाश तो नहीं था, लेकिन बदमाशों के साथ निमटना और बदमाशी के रंग ढंग जानता था। उसने मुझे बताया कि वो फ़लाँ लड़की के साथ शादी करना चाहता है। मुझे अपना वक्त याद आ गया। मैंने उसकी ज़िद पर उस लड़की के रिश्ते की बात की। मुझे मालूम नहीं था कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। लड़की के माँ बाप ने रिश्ता दे दिया। कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा उस हालत में घर आया कि उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर 1-2 चोटों के निशान थे। उसने बताया कि फ़लाँ जागीरदार के साथ उसकी लड़ाई हो गई है। मैंने तो ज़िम्मेदार से मार खा ली थी, लेकिन मेरे बेटे ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जागीरदार को भी मारा पीटा और उसके आदमियों को भी। मेरा बेटा पहलवान था, मार उसने भी खाई, लेकिन उसने मारा पीटा भी। थोड़ी ही देर के बाद पुलिस के 2 सिपाही आए और मेरे बेटे को पकड़कर थाने ले गए। वो रात भर थाने रहा। सुबह 2 सिपाही फिर मेरे घर आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। मैंने उन्हें बताया कि उसे थाने ले गए थे। वो कहने लगे कि वो थाने से भाग गया है। उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली, मेरी और मेरी बीवी की बहुत बेइज्जती की, मेरे दूसरे बच्चों को भी डराया धमकाया और चले गए। और उसके साथ ही मेरा बेटा भी मालूम नहीं कहाँ चला गया। वक्त गुजरता गया। मेरी बीवी अब जवान बेटे के गम में फौत हो गई। एक बेटा और था, वो भी ज़िंदा ना रहा और 2 बेटियां अपने अपने घरों को सुधार गईं। इस गम ने मुझे इतना बड़ा मौसीकार बना दिया कि मेरी आवाज़ उस नवाब के दरबार तक पहुंची और उसने मुझे अपने यहाँ बुला लिया। ये नवाब है, ये मेरी मौसीकी से मशहूर हुआ, लेकिन ये ना जान सका कि मेरी आवाज़ में और मेरे साज के अंग अंग में कैसा गम और कैसा दुख भरा हुआ है। मैं मौसीकी में ही डूब गया। मेरे सामने उस फ़न के नए से नए रास्ते खुलते चले गए। फिर ऐसा हुआ कि मेरा बेटा जो थाने से भाग गया था मुझे मिल गया। उस वक़्त उसकी उम्र 30 और 40 साल के दरमियान थी, लेकिन वो अब मुमताज़ अहमद नहीं था। अब वो ताजा डाकू था और लोग उसे उसी नाम से याद करते थे, ताजा डाकू। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या वो यही? हाँ, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया, वो यही ताजा डाकू है। मैंने तुम्हें और फजी को यहाँ तक पहुँचाया है। और फिर वो अच्छा उदास तो ना हुआ? मैंने कहा। वो बहुत अच्छा आदमी है सिकंदर, ख्वाजा साहब ने कहा। उसकी जगह कोई और होता तो तुम दोनों को ना जाने कहाँ पहुँचा देता। फजी नौजवान लड़की थी। क्या मेरे बेटे ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी? नहीं की थी ना। उसने तो उस लड़की को नज़र भर कर देखा भी नहीं था, मैंने कहा। और उनसे पूछा कि वो आपको किस तरह मिला था, कहाँ मिला था? खुदा ने बाप बेटे को मिलाना था, ख्वाजा साहब ने जवाब दिया। वो मुझे उस वक़्त मिला जब उसकी शोहरत दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। उसकी तस्वीर हर थाने में लगी हुई थी। हिंदू साहूकारों के लिए, गरीब किसानों और देहातियों पर हुकूमत करने वाले ज़िमींदारों और जागीरदारों के लिए वो दहशतनाक डाकू और पुलिस के लिए वो छलावा बन चुका था। एक रोज़ उसने मुझे रास्ते में रोक लिया। मुझे किसी ने रक्स करने वाली 2 लड़कियों के मतलब बताया था। मैं नवाब से इजाज़त लेकर बग्गी में उन दोनों को ला रहा था। देहाती इलाके से गुजरना था। वापस आए रास्ते में शाम हो गई। मेरे साथ महल के 2 मुहाफ़िज़ थे। इस किस्म की बग्गियों में बड़े अमीर लोग सफ़र किया करते हैं। 4 आदमियों ने हमें रोक लिया। सूरज गुरूब हो रहा था। उन चारों में एक चेहरा मुझे मानूस सा नज़र आया, जैसे उसे पहले भी कहीं देखा हो। मैं बग्गी से उतरा और उनके सामने जा खड़ा हुआ। उस शख्स ने, जिसका चेहरा मुझे मानूस लगा था, मुझे कहा, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ताजा डाकू हूँ।
ان کے زیورات اور آپ کے پاس جتنی نقدی ہے مجھے دے دیں۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، اور یہ دونوں لڑکیاں بھی ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر یہ آپ کی بیٹیاں ہوتی تو ہم ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ میں انہیں جانتا ہوں، یہ ناچنے والی طوائفیں ہیں۔ میں نے اپنے دونوں محافظوں کی طرف دیکھا، وہ بڑی عالی شان وردیاں پہنے ہوئے تھے اور ان کے پاس تلواریں بھی تھیں، لیکن اب ان کی تلواریں تاجے کے دو ساتھیوں کے پاس تھیں اور وہ دونوں کھڑے کانپ رہے تھے۔ میں تاجے سے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظریں میرے منہ پر جما لی۔ میں نے بھی اسے غور سے دیکھا۔ اس نے میرا نام پوچھا، میں نے نام بتایا تو اس نے پوچھا، ممتاز نام کا آپ کا کوئی بیٹا ہوا کرتا تھا؟ میں پہلے ہی اس کے چہرے کو مانوس سمجھ رہا تھا۔ میں اس کے سوال کے جواب میں اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ خون نے خون کو پہچان لیا۔ باپ بیٹا بہت روئے اور اس کے ساتھی اور میرے ساتھی ہمیں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ہم دونوں سب سے الگ ہو کر پرے چلے گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کہاں ہوں اور اسے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ وہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ نواب کے محل میں اس کی رسائی ہے اور ایک بار وہ وہاں جا بھی چکا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے وہاں ملنے آئے گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ میرے محافظوں کی تلواریں واپس کر دیں۔ ہم ایک بار پھر بغل گیر ہوئے اور میں وہاں سے چل پڑا۔ میں نے کچھ دور آ کر محافظوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں نواب سے شکایت کروں گا۔ انہوں نے اور کوچوان نے بھی میری منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے انہیں یہ نہ بتایا کہ تاجہ ڈاکو میرا بیٹا ہے۔ مجھے خیال آ گیا کہ یہ میرے خلاف شکایت کر سکتی ہیں۔ میں تاجے ڈاکو سے گلے کے لگ ملا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں کہ ہمیں ڈاکوؤں نے روکا تھا۔ پھر تاجہ آپ کے پاس آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک بار نہیں، کئی بار آیا، خواجہ صاحب نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کسی کی بہو بیٹی پر بری نظر نہ رکھنا اور کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اس نے بتایا کہ اس کا شکار بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے جب پکا ڈاکو بن کر اپنا گروہ بنا لیا تھا تو اس نے اس جاگیردار کے گھر کا صفایا کر دیا تھا جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی اور اسے تھانے لے گئے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ڈاکہ زنی بھی ایک پیشہ ہوا کرتا تھا۔ ڈاکوؤں کے کچھ اصول ہوتے تھے۔ پولیس انہیں ڈھونڈتی پھرتی تھی اور وہ آج یہاں کل وہاں اپنا کام کر جاتے تھے۔ آج کل کے جرائم پیشہ لوگوں کی طرح وہ ہر کسی کو نہیں لوٹتے پھرتے تھے۔ تاجہ ڈاکو انہی ڈاکوؤں میں سے تھا جنہوں نے تاریخ میں نام پیدا کیا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس سطح کے ڈاکو کس کو لوٹتے اور کس طرح لوٹتے تھے۔ دیہات کے لوگ ان کی عزت کرتے اور انہیں پولیس سے بچا لیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ڈاکو غریب پرور تھے۔ میں نے تمہیں اتنی لمبی بات اس لیے سنائی ہے کہ تم جان سکو کہ یہ دنیا اور یہ زندگی ایک کتاب ہے، خواجہ صاحب نے کہا۔ انسان کی فطرت کہ یہ دو پہلو دیکھو۔ مجھ پر ظلم ہوا تو میں نے مذہب میں لوگوں کی خدمت کی اور محبت میں اور پھر موسیقی میں پناہ لی اور سکون پایا۔ ویسا ہی ظلم میرے بیٹے پر ہوا تو وہ ایسا ڈاکو بنا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اسے یاد کیا کریں گے۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ ہر انسان کو خدا نے قوت عطا کی ہے۔ یہی قوت کسی کو ڈاکو اور کسی کو موسیقار بنا دیتی ہے۔ خواجہ صاحب بولتے بولتے چپ ہو گئے، جیسے انہیں کچھ اور یاد آ گیا ہو۔ پھر کہنے لگے، میں تمہارے ذہن پر اتنا بوجھ ڈال رہا ہوں جو تم ابھی نہیں اٹھا سکتے۔ ابھی تم شاید نہ سمجھ سکو۔ انسان اور حالات تمہیں سمجھا دیں گے۔ آنکھوں، کانوں اور دماغ کو کھلا رکھنا۔ خواجہ صاحب نے ٹھیک کہا تھا، وہ میرے ذہن پر بوجھ ڈال رہے تھے۔ میں جب ان کے کمرے سے نکلا تو میرے ذہن پر اتنا بوجھ تھا کہ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میری جذباتی دنیا کو زلزلوں کے جھٹکے جھنجھوڑ رہے تھے۔ گلشن آرا میرے ذہن سے نکل گئی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے خواجہ صاحب اور تاجہ ڈاکو پھر رہے تھے۔ باپ بیٹا کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے، اور مجھے اپنا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری منزل کہاں ہوگی اور گلشن آرا مجھے کہاں تک پہنچا کر دم لے گی۔ خواجہ صاحب کہتے تھے کہ اس عورت کے ملتے بھی رہو، اس عورت سے ملتے بھی رہو اور اپنا دامن بھی بچا کے رکھو۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ گلشن آرا کا پھر بلاوا آ گیا اور میں پھر پہلے کی طرح اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس رات میرے دل پر میری پہلی ملاقات والا بوجھ نہیں تھا۔
खतरों को जानते हुए भी मैं डरा हुआ नहीं था। गुलशन आरा उसी लिबास में थी जिसमें पहले उसे देखा था। उसने पहली मुलाकात की तरह मुझे अपने पास बिठाया और मैं उसकी आंखों में नज़रें जमा दी। एक बड़ी खूबसूरत तपाई पर छोटी सी सुराही रखी थी जिसकी गर्दन खासी लंबी थी और उसके साथ 2 गिलास रखे थे। ये भी सुराही की तरह खुशनुमा थे। मैं आज तुम्हें और अपने आप को मदहोश कर दूंगी, उसने नशीली आवाज़ में कहा। वो मेरे करीब हो गई और मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि उसकी सांसें तेज़ और गर्म झोंकों की तरह मेरे चेहरे से टकरा रही थी। कभी वलैती शराब पी है, उसने सरगोशी की। मैं मुस्कुराया और नज़रें उसकी आंखों में डाले रखीं। नहीं, मैंने दिल में कहा, तुम शराब नहीं पियोगी, तुम मुझे शराब नहीं पिलाओगी। मैं यही अल्फाज दोहराता रहा और उसका चेहरा पीछे हटने लगा और फिर उसके हाथ भी मेरे चेहरे से हट गए। शराब नहीं पियोगे, उसने फिर पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया।